नमस्कार मित्रों। आज हम आपके लिए NCERT कक्षा 10 भूगोल में अध्याय 3 जल संसाधन लेकर उपस्थित हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जल के बिना जीवन असंभव है। यानी जल के बिना हम जीने की कल्पना ही नहीं कर सकते। आप प्रातःकाल उठें और यदि अपने चारों ओर पाएं कि कहीं भी जल नहीं है, न मोहल्ले में, न घर में, और ना ही आपने टैंकर वाले को फ़ोन किया, वहाँ से भी जल नहीं आपको प्राप्त हो पा रहा, पानी की एक बूंद भी आपके घर में नहीं है, तो आपके तो होश ही उड़ जाएंगे ना। बिल्कुल, क्योंकि जल के बिना हमारा एक पल भी नहीं चल सकता, है ना। तो इसीलिए सेव वाटर, सेव लाइफ और सेव अर्थ, यानी हमको पानी को भी सुरक्षित करना है, अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित करना है, और उसके साथ साथ अगर हमको धरती को सुरक्षित करना है तो इन सब के का जो मुख्य स्रोत है वो है जल है। तो आइए हम जल संसाधन, जो ये पाठ हमारा है, इस पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। बच्चों, दुनिया में पानी की कुल मात्रा का 96.5% समुद्र के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% मीठे पानी के रूप में अनुमानित है। और भारत में संभवतः जो भूमिगत जल है उसका 85% है खेती में उपयोग होता है, 5% घरेलू कार्यों एवं 10% उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। शहरी इलाकों की 50% तथा ग्रामीण इलाकों की 85% आवश्यकता भूमिगत जल से पूरी होती है। भूमिगत जल के अधिक दोहन के कारण 2007 से 2017 में भूमिगत जल के स्तर में 61% तक की कमी आई है और देश के 40% इलाकों में सूखे का संकट अब देखा जाने लगा है। देखिए, अगर जल है तो हमारी वसुंधरा हरी भरी सुंदर दिखाई देती है। ये झरने हमें इनकी खूबसूरती इनकी ओर खींच कर लेकर आती है और मतलब एक जीवंतता हमें नज़र आती है। लेकिन अगर जल नहीं है तो कल नहीं है, ये स्लोगन बिल्कुल सही है। अगर भारत में वैश्विक वर्षा का हम प्रतिशत देखें तो वो होता है 4%, और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो उपलब्धता है उस मामले में हमारा भारत 133वें स्थान पर है। फिर अगर जलवायु की बात करें तो भारत में तापमान की विविधता देखी जाती है। वर्ष में 4 ऋतुएं होती हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात और शरतकाल। और जो वर्षा है वो हमारे यहाँ पश्चिमी घाटों तथा पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से अधिक होती है। अगर हम सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान देखें तो पूर्वोत्तर में जो है मौसिनराम सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक भारत के बड़े हिस्से में पानी की कमी होने वाली है। यानी ये जो क्षेत्र हैं वे ऐसे क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे जहाँ की पानी नहीं उपलब्ध हो पाएगा। और ये जो ज़्यादातर मामले हैं इसमें जो पानी की कमी है वो किन कारणों से देखी जा रही है ये भी हम जानते हैं। तो भाई वो है पानी के अतिशोषण, यानी बहुत अधिक उपयोग से जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है वो बहुत लग्जरियस है, हम लोग अधिक से अधिक पानी का इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों की असमान पहुंच के कारण है, यानी असमान वितरण भी होता है। कई बार जो रिचेस्ट लोग हैं, शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए पानी ज़्यादा उपलब्ध हो जाता है, वहीं निम्न तबके या ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम होती है। ये हम असमान वितरण देखते हैं। अगर भारत में संभवतः 97% जल की हम बात करें तो वो मुख्य रूप से खारा है, जिसको पीने के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। और जो पीने का जो पानी है वो केवल 3% है। याद रखें कि जो पीने योग्य पानी है उसका भारत में केवल 3% उपलब्ध है, और इसमें से भी जो 2% पानी है वो ग्लेशियर का है। इस तरह सही मायने में केवल 1% पानी ही मानव उपयोग के लिए है। अतः हमें कई विधियों को अपनाकर पानी को बचाना होगा। अगर हम सिंचित क्षेत्रों की और शुष्क ऋतु में कृषि विस्तार करने के लिए जल संसाधनों की बात करें तो इनका दोहन बहुत अधिक अब होने लगा है। फिर जो गहन औद्योगिकीकरण है, शहरीकरण है ना,
उनमें जो मौजूदा मीठे पानी के संसाधन हैं उन पर दबाव लगातार बढ़ते ही जा रहा है। यानी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होते जाती हैं, तो भाई वहाँ जल की आपूर्ति करने के लिए भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है, या फिर अगर कहीं से भी पूर्ति की जाती है तो वो जल की मात्रा बहुत अधिक वहाँ पर लगती है। फिर कई बार ये देख रहे हैं कि जो जल निकाय हैं वो प्रदूषित होते जा रहे हैं, जिनमें घरेलू और औद्योगिक कचरे, फिर रासायनिक पदार्थ, कीटनाशक और कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक मिलते जा रहे हैं। औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरण की समस्या में भी हमारे सामने आ रही है ना। पर्यावरण में भी हम बहुत सारी अनियमितताएं देख रहे हैं, क्योंकि जो औद्योगिक विकास है वो प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से दोहन करता है। अगर हम पहली शताब्दी ईसा पूर्व में की बात करें तो इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरपुरा में गंगा नदी के जो बाढ़ के पानी है उसको संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। इसी तरह जो भोजताल झील है मध्य प्रदेश में, जो भोपाल में स्थित है, ये मीठे पानी की झील है और ये 11वीं शताब्दी में भोजताल झील अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक मानी जाती है। फिर अगर हम डैम की बात करें तो डैम बहते हुए पानी के बीच एक अवरोध है, यानी बहते हुए पानी को अवरोध बनाकर रोक लिया जाता है, जो प्रवाह को बाधित करता है और उसे निर्देशित या पीछे करता है। अक्सर एक जलाशय झील का निर्माण करता है। अगर हम हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों को जानें तो उनके विचारों में जो बांध है वो आधुनिक भारत के मंदिर उन्होंने इन्हें माना है। यानी नेहरू जी के शब्दों में बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन बड़े बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के खिलाफ शुरू किए गए थे, क्योंकि इन आंदोलनों के कारण अपने घरों से लोगों को पलायन करना पड़ रहा था। तो भाई देखते हैं कि हम ये पाते हैं कि जहाँ एक ओर ये जो बांध है वो बाढ़ को रोकता है और पीने के पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, वहीं ये किन्हीं लोगों के दुख का कारण भी हो सकता है। इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। ये देखिए बड़ा एक बांध का चित्र हमारे सामने है, उसके 2 गेटों से पानी बह रहा है। तो इस तरह पानी को स्टोर करने के लिए या संरक्षित करने के लिए डैम बनाए जाते हैं, और जब पानी की पूर्ति कहीं करनी होती है, अधिक मात्रा में पानी एकत्रित हो जाता है, तो गेटों को खोलकर पानी को निकाला जाता है। फिर जैसा भी हमने पहले कहा कि डैम या जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं वो लोगों के दुख का कारण भी होती है और सुख का कारण भी होती है। तो पहले भाई चूँकि हमें पॉजिटिव सोचना रखना चाहिए, इसलिए हम कुछ परियोजनाओं को जानते हैं और उनके लाभ भी हम आपसे शेयर करते हैं। नदी घाटी परियोजनाएं, जिनमें नदियों की घाटियों पर बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई और पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती है। इन्हें बहु यानी बहुत प्रकार के उद्देश्य को पूरा करने वाली परियोजनाएं कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद 1948 में जो है देश में पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना की गई। फिर हम एक बार आपको बता दें कि जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण कई उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे जो कोसी परियोजना है, जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहा जाता है, तो यदि वहाँ हम उसके पानी को रोक लें, डैम बना लें, तो जो बाढ़ का खतरा है वो कम हो जाता है। इसके माध्यम से बाढ़ पर नियंत्रण किया गया, सिंचाई और विद्युत उत्पादन का भी प्रयास किया गया। और इन परियोजनाओं के यदि हम लाभ पर बात करें तो जो नदी परियोजना है वो इनके नाम है, हम लाभ भी अभी जानते हैं, जैसे कि दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, हीराकुंड परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, चंबल परियोजना, रिहंद बांध परियोजना। और ये परियोजनाएं किस राज्य में किस स्थान पर चलाई जा रही, किस नदी पर चलाई जा रही है, इसके जवाब आपको खोजना है। तो आप खोज कर हमें ज़रूर बताएंगे, ये उम्मीद है।
तो जो हमने पहले बात करी थी कि कौन कौन से लाभ हमें इन परियोजनाओं से हो रहे हैं, तो भाई सिंचाई तो होती है, खेती की सिंचाई जिन क्षेत्रों में जो भूमिगत जल का स्तर अधिक नहीं है या फिर नदियाँ जहाँ पर दूर हैं उन क्षेत्रों में बांध बनाकर सिंचाई की जाती है। फिर विद्युत उत्पादन किया जाता है। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए हम इन परियोजनाओं को बनाते हैं, डैम बनाते हैं। फिर मत्स्य प्रजनन है ना, ये भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय है और वर्तमान में बहुत प्रचलन में है। फिर अंतर्देशीय नौवहन, इसके लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए भी हम बांधों का निर्माण करते हैं। ये कुछ परियोजनाएं आपको इस चित्र के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। इसमें नदियां हैं और कहाँ कहाँ पर कौन सी परियोजनाएं चालू है। ये देखिए, ये लाल रंग के स्याही से लिखा हुआ है और इस तरफ ये नदियों के नाम लिखे हुए हैं। इन्हें आपको मैप में भरना भी है और याद भी करना है। फिर ये जो नदी बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, इनके लाभ के साथ साथ हमें, क्योंकि इनके नुकसान भी हैं, तो आलोचनाओं को भी सहन करना पड़ रहा है। जैसे कि जो वर्तमान में है, नर्मदा और टिहरी बांध आंदोलन के कारण बन गए हैं, यानी इनके विरोध में आंदोलन चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा। नदी के प्राकृतिक प्रभाव को प्रभावित करते हैं और जलाशय के अत्यधिक अवसादन का एकत्र होता है ना। यानी इन परियोजनाओं के लाभ के साथ साथ जो नुकसान है, उसका एक पहला तो ये है कि लोगों का घरों से पलायन हो गया, लोग आंदोलन कर रहे हैं। फिर जो है वो नदी के जो प्राकृतिक बहाव है उसको भी ये जो बांध है वो प्रभावित करते हैं। फिर जलाशय में अत्यधिक अवसादन एकत्रित हो जाता है ना। फिर अगला है, नदी के जलीय जीवन को नकारात्मक तरीके से हम प्रभावित कर देते हैं। जैसा जो जलीय जीवन जिस तरह से चल रहा है, जो जलीय जीव बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, उन्मुक्त होकर तैर रहे हैं, वो भी उस नदी के जल के साथ बंध जाते हैं। फिर बाढ़ के मैदान पर बनाए गए जलाशय मौजूद वनस्पति को डुबा देंगे और एक समय के बाद मृदा का क्षरण करेंगे। फिर वही स्थानीय समुदाय का बड़े पैमाने पर जो है वो पलायन हमको देखना पड़ रहा है। एक चीज़ और, हमने जब नर्मदा नदी पर और रिहंद पर जो बांध परियोजनाएं वगैरह बनाई गई थी, तो वहाँ के मजदूरों का दर्द था, वहाँ के रहने वालों का दर्द था कि हर बार हम ही क्यों त्याग करें, है ना। इस तरह की बात इन लोगों के द्वारा कही गई कि जो है हर बार मतलब उनका बहुत अधिक नुकसान होता है। वहाँ से वो छोटे छोटे किसान होते हैं और उनको अपने घर बार छोड़कर जाना पड़ता है, तो वो हमेशा के लिए ही वहाँ से वंचित हो जाते हैं और फिर जो है उनका विकास नहीं हो पाता और हमेशा के लिए वो अपने जो मूल जहाँ से उत्पन्न हुए हैं, है ना, या जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, उस जगह को छोड़कर उनको जाना पड़ता है। तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होते हैं और उन्होंने स्वीकार किया कि विस्थापन का शोक हमने स्वीकार किया है, सिर्फ ये विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वो मालामाल हो जाएंगे। ऐसे जो है रिहंद के वासी है, उनका कहना था। लेकिन जब उनके कष्टों के सहने के बाद भी उनको जब कोई इसका फ़ायदा नहीं मिला, तो उनका ये कहना रहा कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना जाता है। यानी गरीबों से आप कुर्बानी मांग लेते हैं और वहाँ पर बड़ी बड़ी योजनाओं को लागू करके बड़े बड़े उद्योगपतियों या बड़े बड़े ज़मीन के मालिकों को फ़ायदा होता है। तो ये उनका दुख भी वाकई मानने योग्य है। तो इस बात पर भी हमें और आने वाली पीढ़ी को और शासन को विचार करना चाहिए। ये तो थोड़ा कोर्स से हटके हो गया कि विचार हम नहीं कर सकते, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। फिर अगर हम वर्षा जल संचयन की विधियों की बात करें, क्योंकि जो पानी है अगर वो बांध बनाकर हम एकत्रित नहीं कर रहे हैं, तो हमें और कुछ ऐसा तलाशना पड़ेगा जिससे पानी की जो अनुपलब्धता है ना, उसकी पूर्ति हो जाए, पानी की दुर्लभता ना रहे। तो भाई वर्षा के पानी को एक निर्धारित जगह पर जमा करके हम वर्षा जल संचयन कर सकते हैं, ताकि वर्षा के पानी को ज़रूरत की चीज़ों में प्रयोग किया जा सके। दूसरा, लोगों ने जो पश्चिमी हिमालय में गुल और फुल जैसी वाहिकाएं बनाई हैं,
वो हमें बनानी चाहिए। ये हिमालयन क्षेत्रों में हमें देखने के लिए मिलता है। फिर उसके साथ साथ जो छत पर वर्षा जल का संचयन हम करते हैं, यानी जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अभी वर्तमान में बहुत प्रचलन में है। इसका उपयोग हर व्यक्ति को हर घर में करना चाहिए। फिर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में पीने हेतु भूमिगत जल टैंक या जो टांका है वो बनाया जाता है। ऐसे ही हमें बनाने का प्रयास करना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सूखा अधिक है वहाँ तो कम से कम ऐसे प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए। फिर मेघालय में बांस की ड्रिप से की जो सिंचाई प्रणाली है उसको भी प्रचलन में लाना चाहिए। इससे जो क्या है, ये इको फ्रेंडली है, इससे एनवायरनमेंट को भी कोई खतरा नहीं होता है ना। तो ये तो हमने पाठ को बहुत अच्छे से जान लिया। अब अगर हम इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं उनकी बात करें तो बताइए कि किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। और हम इसका जवाब भी आपको बता देते हैं, वो है जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। फिर अगला प्रश्न अगर हम देखें तो राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है, यानी वहाँ कैसे करते हैं वो लोग। तो हम इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है टांका। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सा जो बांध है वो दुष्प्रभाव नहीं है, है ना। कौन सा कारण है जो बांध के दुष्प्रभाव के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये है बाढ़ नियंत्रण, है ना। यानी बाढ़ नियंत्रण तो जो बांध का दुष्प्रभाव नहीं होगा वो बांध के लिए हम लोगों के लिए सहयोगी ही होगा। फिर निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया जा सकता है। तो टिहरी बांध बना है भागीरथी नदी पर। फिर विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग जो है वो महासागरों में पाया जाता है। तो वो है 96.5%। अगला प्रश्न है कि विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है, यानी ये जो जल है वो है 2.5%। फिर अगला जो प्रश्न है, अलवणीय जल का स्रोत क्या है। तो भाई इसका उत्तर है, अगर आप इसके ऑप्शंस देखें तो वर्षा का जल, सतही जल या भौम जल या उपरोक्त सभी। तो जो अलवणीय जल का जो स्रोत है वो उपरोक्त सभी, यानी वर्षा का जल, सतही जल और भौम जल, ये सभी ही अलवणीय जल के स्रोत हैं। फिर है पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जो है वर्षा जल संग्रहण के लिए गुल और कुल विधियां अपनाई जाती है। फिर अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो ये बांध बना हुआ है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न आपके लिए है, गुल अथवा कुल क्या है। तो ये वही पश्चिमी हिमालय या पर्वतीय क्षेत्रों में वाहिकाओं को गुल अथवा कुल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, खादीन और जोहड़ क्या है। शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्र करने के लिए बनाए गए गड्ढे खादीन और जोहड़ कहलाते हैं। भारत के ऐसे क्षेत्र का उदाहरण दें जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है फिर भी जल की वहां पर कमी पाई जाती है। तो भाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मेघालय की राजधानी शिलोंग, यानी यहाँ पर वर्षा बहुत होती है ना। यहाँ पर यहाँ से कुछ ही दूरी पर वह स्थान भी है जहाँ पर हमारे सबसे अधिक वर्षा होती है, लेकिन फिर भी जो मेघालय की राजधानी शिलोंग है वहाँ पर पानी की बहुत कमी पाई जाती है। फिर है राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है टांका कहा जाता है। फिर जल की दुर्लभता के यदि दो कारण हम देखें तो वो है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएं और दूसरा जल का असमान वितरण। फिर टिहरी परियोजना किस राज्य में किस नदी पर बनाई गई है। तो ये जो परियोजना है वो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाई गई है। फिर है सलाल परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में निर्मित है। तो ये जो सलाल परियोजना है वो जम्मू व कश्मीर में चेनाब नदी पर
बनाई हुई है। तो इस तरह तो ये हमारा जल संसाधन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। आशा है आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपकी कुछ परेशानी हो तो आप अपनी शिक्षिका से संपर्क करके, यानी आपकी शिक्षिका श्रीमती नीलम पवार से संपर्क करके आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। नमस्कार, गुड बाय बच्चों।